हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर के अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट की टू डेफिनेशन को बहुत सिंपल वे में समझा था। अब इस लेक्चर के अंदर हम थर्ड और फोर्थ डेफिनेशन को मोल कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे। पर थोड़ा सा पहले हम रिव्यू दे देते हैं। देखिए, हमने मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उनको हमने चार डेफिनेशन की फॉर्म में भी कह सकते हैं। दो डेफिनेशन या दो पार्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, टू अब इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट देखिए, जो अब हम दो डिस्कस करेंगे उनका जो कनेक्शन है वो पहले वाली दो डेफिनेशन से है। तो हम पहले जो दो डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या चीज इंट्रोड्यूस करते थे। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, अगर हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उनकी 1 मोल अमाउंट का वेट है। देखिए कैसे, कार्बन, इसका वेट अगर हम ग्राम में ले तो हम 12 ग्राम यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन का वेट हम 12 ग्राम में लिख देते, तो ये ग्राम एटॉमिक मास है। इसी टाइप से अगर हमने वाटर लिया, वाटर का वेट हम कितना लेते हैं, 16 और 2 18, इसको भी हमने किसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम के अंदर। किसी भी सब्सटेंस का वेट, चाहे एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर हम किसी भी सब्सटेंस के वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उनकी 1 मोल अमाउंट का ही वेट हुआ। ये हमने फर्स्ट डेफिनेशन चेक की थी। 1 मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम, 1 मोल H2 का वेट 18 ग्राम। ठीक है, इसी टाइप से हमने फर्स्ट डेफिनेशन और इनके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। नाउ सेकंड डेफिनेशन, अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन को चेक करें तो वो किस टाइप से होगी। देखिए, सेकंड डेफिनेशन में हमने बताया था जैसे 1 डजन हम कितनी क्वांटिटी के लिए लेते हैं, 12 क्वांटिटी के लिए लेते हैं। इसी टाइप से 1 मोल भी हम एक फिक्स क्वांटिटी 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू है। मैंने कहा आई हैव 1 डजन कार्बन एटम, तो मेरे पास 12 कार्बन एटम है। बट मैंने कहा आई हैव 1 मोल कार्बन एटम, तो मेरे पास हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। ठीक है, अगर मेरे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है तो वो इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। देखिए, अगर 1 मोल एटम है तो हमारे पास 6.022 एटम हो जाएंगे। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो 6.022 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, 10⁻23 दोनों के आगे लगेगा ही। अच्छा, एक और शॉर्ट बात, डजन को 12 क्वांटिटी को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये 12 को रिप्रेजेंट किया गया, तो ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 इसको एन नोट, एन के लग में 0 या एन ए इज एवोगेड्रो नंबर, ये एवोगेड्रो नंबर है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 कहो, एन नोट कहो या एन ए कहो, ये एक ही बात है। ये थी हमारी सेकंड डेफिनेशन। अब हम मूव करते हैं थर्ड डेफिनेशन की तरफ, जो आज हमने इसका फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करना है। इन दोनों का भी हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। पर थर्ड डेफिनेशन देखिए, हम इसकी यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की थर्ड डेफिनेशन। देखिए, थर्ड एक डेफिनेशन नहीं है, थर्ड एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। क्या है, कहीं भी अगर ग्राम एटम इकट्ठा आ जाए या ग्राम मॉलिक्यूल इकट्ठा आ जाए, इसमें ग्राम और एटम के बीच में इस टाइप से हाइफन या कोमा हो सकता है, और कुछ नहीं होना चाहिए। इज एम आर कार्बन नाइट्रोजन H2 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ग्राम और एटम इकट्ठा, ग्राम और मॉलिक्यूल इकट्ठा। अगर ग्राम और एटम इकट्ठा है तो आप उसे मोल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राम और मॉलिक्यूल इकट्ठा है तो भी आप उसे मोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा आई हैव 1 ग्राम एटम मीन्स आई हैव 1 मोल सब्सटेंस, आई हैव 1 ग्राम मॉलिक्यूल इट मीन्स आई हैव 1 मोल सब्सटेंस। ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल आते ही हम उसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि बात और भी अच्छी तरह से क्लियर हो। देखो,
हम दो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करेंगे और इनमें फिर डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे कि भी कैसे ये नॉर्मल वैल्यू से अलग है। मैंने कहा कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। एक तो हमने ये न्यूमेरिकल दिया और दूसरा फिर हमने कहा कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये हमने दो न्यूमेरिकल दिए। देखिए मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिए ताकि आप भी चेक कर पाएँ कि जो इनका आंसर हो वो आपका करेक्ट है या गलत है, ठीक है। चेक करिएगा ज़रा एक बार वीडियो पॉज करके। चलो देखते हैं इसका आंसर। यहाँ देखिए कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यहाँ हमारे पास ग्राम और एटम इकट्ठे आ चुके हैं। हाइफन कॉमा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्राम एटम इकट्ठा आ जाए तो हम इन्हें किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोल। तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। पहले क्वेश्चन था कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, अब क्वेश्चन बन गया कैलकुलेट वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। और 1 मोल कार्बन का जो वेट होगा वो हम कितना यूज करते हैं? 12 ग्राम, यानी इसका आंसर तो हमारे पास आ गया 12 ग्राम। फर्स्ट वाला आंसर क्लियर हुआ, ठीक है, सभी का सही है। सेकंड को चेक करो, क्या देखिए यहाँ ग्राम और एटम वाली सिचुएशन इकट्ठी है? नहीं, इनके बीच में तो O फॉर कार्बन काफी कुछ आ चुका है। तो क्या हम इसे मोल लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। मोल कब लिख सकते हैं? जब ग्राम एटम इकट्ठा हो या ग्राम मॉलिक्यूल इकट्ठा हो, तब हम उसे मोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ग्राम और एटम के बीच में काफी कुछ आ सका। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये एक सिंपल सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ हमें वेट ऑलरेडी गिवन है, इसको ऐसे समझता हूँ। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द वेट ऑफ 10 किलोग्राम शुगर, 10 किलोग्राम शुगर का वेट कितना होगा? सोचिए जरा। अब 10 किलोग्राम शुगर का वेट तो 10 किलोग्राम ही होगा क्योंकि वेट तो दे ही रहा हूँ मैं आपको। 10 किलोग्राम शुगर का वेट 10 किलोग्राम ही होगा। तो यहाँ भी देखिए कैलकुलेट वेट ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम कार्बन का वेट 1 ग्राम ही होगा, ठीक है। ये तो मोल नहीं बने ना, तो 1 ग्राम का वेट 1 ग्राम ही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हमने उनका आंसर देना है। यहाँ ग्राम एटम था तो वो मोल बन गए, यहाँ ग्राम और एटम अलग है तो वो मोल नहीं बने, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए थोड़ा सा ही चेंज होने पर, इकट्ठा आने पर और अलग अलग आने पर दोनों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ग्राम एटम इकट्ठा आ जाए तो वो मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल इकट्ठा आ जाए तो वो मोल है। और न्यूमेरिकल चेक करते हैं। मैंने कहा कैलकुलेट वेट ऑफ 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर के ले लिए। अब यहाँ फिर चेक कीजिए कि क्या ग्राम मॉलिक्यूल यहाँ इकट्ठे हैं? यस, ग्राम मॉलिक्यूल यहाँ इकट्ठे हैं। तो फिर हम इन्हें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम इन्हें मोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ मोल। तो क्वेश्चन हमारा फिर चेंज हो गया। कैलकुलेट वेट ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर। देखिए इसका आंसर, वाटर का वेट हम कितना लेते हैं? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल वेट इनका कितना आ गया? 18। किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है अगर उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो फिर वो क्या होगा? उनकी 1 मोल अमाउंट का ही वेट है, यानी 1 मोल वाटर का वेट कितना है? 18 ग्राम। 1 मोल H2O का अगर मैं वेट लूँ तो वो 18 ग्राम है। तो फिर 10 मोल H2O का वेट कितना हो जाएगा? 18 ग्राम इंटू 10 इज इक्वल टू 180 ग्राम, ठीक है। सिंपल सा ही पॉइंट है। चलिए ये थी हमारे पास थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान रखना है। 1 ग्राम एटम 1 मोल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल है, ठीक है। चलिए अब जो हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन आ रही है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक
हमने गैस के वॉल्यूम का अभी तक कहीं भी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर यूज़ नहीं किया, पर अब इस फोर्थ डेफिनेशन के अंदर हम गैस के वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एक एसटीपी कंडीशन चाहिए। व्हाट इज एसटीपी कंडीशन? एसटीपी कंडीशन, व्हाट इज एसटीपी कंडीशन? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी कंडीशन इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर हमने इसमें लेना है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन, दोनों टेम्परेचर एक ही बात है। प्रेशर, प्रेशर हम इसके अंदर लेंगे 1 atm, ठीक है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 760 टोर। ठीक है, टोर एक साइंटिस्ट था, टोरिसेली, उन्हीं के बेस पर इनके प्रेशर की यूनिट बनी है। प्रेशर 1 atm लो, 76 सेंटीमीटर लो, 760 मिलीमीटर लो या 760 टोर लो, ये सारे प्रेशर एक ही बात है। अब एसटीपी कंडीशन क्या हुई? टेम्परेचर इन दोनों में से कोई, प्रेशर इन चारों में से कोई। अगर इन टेम्परेचर और प्रेशर की ये कंडीशन आ गई तो वो एसटीपी कंडीशन है। मतलब मैंने कहा है कि एक रिएक्शन एसटीपी कंडीशन पे हो रही है, मतलब उसमें टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, प्रेशर होगा 1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दिस या दिस। ठीक है, एसटीपी कंडीशन का मतलब टेम्परेचर इनमें से कोई और प्रेशर इनमें से कोई भी। अब इस एसटीपी कंडीशन का यूज करेंगे हम अपनी फोर्थ डेफिनेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। वेरी इजी। देखिए, फोर्थ डेफिनेशन क्या है? 1 मोल ऑफ एनी गैस। अब इस एनी गैस के अंदर सारी गैस आ गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, एनी गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, वही एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम कितना होगा? किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, फिक्स वैल्यू। ठीक है, अगर इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई होते ही ये बन जाएगा 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, अच्छा एक और बात, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर फिक्स। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 मोल CO2 एट एसटीपी। 10 मोल CO2 का एसटीपी पे वॉल्यूम। तो देखिए, अब फोर्थ डेफिनेशन को अगर हम अप्लाई करें तो 1 मोल CO2 एट एसटीपी हैज वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, तो 10 मोल CO2 एट एसटीपी हैज वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 224 लीटर। ठीक है, किसी भी गैस का, जरूरी नहीं है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो। अगर मान लो हमारा क्वेश्चन ये होता, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 मोल ऑफ अमोनिया NH3, फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ इस CO2 की जगह क्या होता है NH3, बाकी सारी सिचुएशन सेम। 1 मोल अमोनिया एट एसटीपी हैज वॉल्यूम। देखो
किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम ये फिक्स है, तो कोई भी गैस ले सकते हैं। तो 10 मोल अमोनिया का भी कितना हो जाएगा, 224 लीटर हो जाएगा फिक्स। ठीक है, ये बात हमारी बिल्कुल ही सिंपल है। अब कई बार क्या होगा, और उससे पहले देखिए ये हमने फोर्थ डेफिनेशन की। अब हम एक छोटा सा इसका क्राइटेरिया डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम चारों डेफिनेशन को इंटरमिक्स कर देंगे और उसी के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। हमने लिया 1 मोल किसी भी गैस का ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमने लिया 1 मोल CO2। ठीक है, ये हमारे पास 1 मोल CO2 है। अगर मैं इसकी फर्स्ट डेफिनेशन को चेक करूं, हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन थी किसकी टर्म्स में थी, वो वेट की टर्म में थी। ठीक है, 1 मोल की फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है, अगर हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसके 1 मोल अमाउंट का वेट होगा। तो 1 मोल CO2 का वेट, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 32, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम। यानी 1 मोल CO2 का वेट हमारे पास कितना आ चुका है, 44 ग्राम। ठीक है, पर अगर मैं इसका सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करूं, सेकंड डेफिनेशन हमें एटम या मॉलिक्यूल के बारे में बताती है। ठीक है, तो CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 1 मोल CO2 हैज मॉलिक्यूल। जैसे 1 डजन में 12 फिक्स वैल्यू है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 फिक्स वैल्यू, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन नॉट। एन नॉट या 6.022 इंटू 10⁻23 एक फिक्स वैल्यू है, तो इसके अंदर हो जाएंगे एन नॉट CO2 मॉलिक्यूल। 1 मोल है तो 1 मोल में एन नॉट होंगे, यानी सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, थर्ड, अगर थर्ड के अकॉर्डिंग चेक करें तो थर्ड तो सिर्फ हमने यही बताना था, 1 मोल CO2 मतलब 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, ये थर्ड डेफिनेशन थी। फोर्थ को चेक करते हैं। फोर्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका 1 मोल CO2 का STP पे वॉल्यूम लें तो वो कितना होगा, 22.4 लीटर। ये चारों डेफिनेशन हमने इनकी बना दी है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चार डेफिनेशन हम इसकी क्रिएट कर चुके हैं। अब इसकी देखिए, इन सारों को आपस में इंटरलेट करते हैं। 1 मोल CO2 का वेट लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, मॉलिक्यूल लेंगे इसके बराबर, ग्राम मॉलिक्यूल इसके बराबर, और वॉल्यूम इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके, तो फिर ये सारे आपस में बराबर हुए। A इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू ई, तो ए बी सी डी सारे आपस में बराबर हुए। ठीक है, तो अब इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं, सारे डेफिनेशंस को आपस में मिक्सअप करते हैं। देखिए 44 ग्राम CO2 का अगर मैं STP पे वॉल्यूम चेक करूं तो वो होगा 22.4 लीटर। कैसे, चाहे तो डायरेक्ट आ जाइए। देखिए 44 ग्राम से 1 मोल बनेगा, या 1 मोल CO2 44 ग्राम है तो 44 ग्राम क्या है, 1 मोल, और 1 मोल का STP वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा ही। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। 44 ग्राम CO2 का STP वॉल्यूम 22.4 लीटर। 22.4 लीटर CO2 में मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, एन नॉट CO2 मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब 6 एन नॉट CO2 के मॉलिक्यूल हैं तो उनमें ग्राम मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, 44 ग्राम। रिवर्स भी पॉसिबल होगा। ठीक है, 44 ग्राम में 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में एन नॉट मॉलिक्यूल, एन नॉट मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑफ CO2 का वेट 44 ग्राम। अब देखो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम किसको एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे हमने एक न्यूमेरिकल दिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 molecule present in 220 gram
CO2, 220 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल है? अब कुछ भी देकर हमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखो रिलेशन किस किस का दिया है हमें, CO2 के मॉलिक्यूल और उनके वेट का रिलेशन दिया, तो यहाँ हम उनको मार्क करते हैं। देखो CO2 के मॉलिक्यूल ये हैं और वेट क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं, हमने निकालने हैं मॉलिक्यूल। जो भी चीज क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करनी होती है वो राइट हैंड साइड पे रखती हुआ, ठीक है, राइट हैंड साइड पे रखी जाती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन नोट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का वेट 44 ग्राम है, या 44 ग्राम में एन नोट मॉलिक्यूल है। तो देखो हमने मॉलिक्यूल निकालने ना, तो मॉलिक्यूल राइट पर रखेंगे, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि ये इसका आंसर स्टार्ट हो चुका है। CO2 अगर 44 ग्राम है तो इट हैज मॉलिक्यूल इक्वल टू एन नोट 6.022 × 1023। अगर CO2 1 ग्राम है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, एन नोट बाय 44। ठीक है, और CO2 है हमारे पास कितने ग्राम, 220 ग्राम। अगर CO2 है तो फिर उसके अंदर मॉलिक्यूल हो जाएंगे एन नोट बाय 44 इंटू 222। ठीक है, ये इसके ऊपर 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 एन नोट CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल मिल गया इसका आंसर है। कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 22 ग्राम CO2। 220 ग्राम CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो हमने इस क्राइटेरिया से निकाले। एक और एग्जांपल चेक करते हैं हम इसका। इस फॉर्मूलेशन की हेल्प से हम सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि हमें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, जैसे अभी अब इसको हम हटा देते हैं। हमने कहा क्वेश्चन 100 लीटर CO2 एट STP है। अब क्या निकाल लें इसके अंदर, देखो मॉलिक्यूल निकाल लें, वेट निकाल लें, या ग्राम मॉलिक्यूल निकाल लें। वेट निकालते हैं। 100 लीटर CO2 एट STP हैज वेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। 100 लीटर CO2 है, STP में उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो आंसर देखिए हमारे पास बिल्कुल ही सिंपल बनेगा। सबसे पहले वही बात, वॉल्यूम और वेट का रिलेशन मार्क कीजिए उन चीज़ों को जिन जिन का रिलेशन है। ये है वॉल्यूम और ये है हमारे पास वेट, इन दोनों का रिलेशन है। चलिए अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर CO2 का वेट 44 ग्राम है, 44 ग्राम CO2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। पर इसको लिखेंगे कैसे, हमने फिर वही बात डिस्कस की हुई है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो राइट हैंड साइड पर रखनी है। ठीक है, फाइंड आउट हमने क्या करना, वेट, तो वेट को राइट हैंड साइड पर, फिर इसको लेफ्ट पर। तो इसका आंसर स्टार्ट होगा 22.4 लीटर अगर CO2 STP पे है तो फिर उसका वेट कितना होगा। फर्स्ट सिचुएशन क्लियर, 22.4 लीटर का वेट तो कितना है, 44 ग्राम है। तो फिर 1 लीटर का कार्बन डाइऑक्साइड का STP पे वेट कितना आ जाएगा, 44/22.4। ठीक है, और निकालना कितने का है हमने, अगर 1 लीटर का मालूम है तो फिर 100 लीटर का क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई 44/22.4 इंटू 100। जितना भी हमारे पास वेट कैलकुलेटर पर ग्राम में आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किन दो क्राइटेरिया, किन दो सिचुएशंस का रिलेशन है। जैसे यहाँ वॉल्यूम लीटर में है और वेट, वॉल्यूम और वेट का रिलेशन है, तो फिर इन्हीं से ही आपने आंसर फाइंड आउट करना है। अब एक और मैं इसके अंदर छोटी सी बात ऐड करेंगे। देखो ये वाली जो हमने चारों डेफिनेशन को आपस के अंदर इंटरमिक्स किया है, अगर मैं इसके अंदर, जरूरी नहीं कि ये CO2 के, किसी भी गैस के लिए आ सकता है, मैं किसी भी गैस को चेंज करूं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ 1 मोल CO2 की जगह अमोनिया कर दिया, तो इन चारों में से सिर्फ एक क्राइटेरिया चेंज होगा, ओनली वन क्राइटेरिया। बता सकते हैं कौन सा, देखो 1 मोल अमोनिया, मॉलिक्यूल तो NO2 रहेंगे,
1 मोल का वॉल्यूम इतना ही होता है और 1 मोल को हम ग्राम मोलिक्यूल लिख सकते हैं। सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगी, इनका वेट चेंज होगा, बाकी सारा क्राइटेरिया सेम, ओनली वन क्राइटेरिया गेट चेंज। कितना होगा, अमोनिया का वेट कितना है 14 और 3 17, तो इसका वेट हम लिखेंगे 17 ग्राम, बाकी सारी सिचुएशन सेम। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम अपने मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल के इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब हम कुछ इनके स्पेशल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। वो देखिए, ये 4 डेफिनेशन थी, इससे लगभग हमारे सारे न्यूमेरिकल वगैरह क्लियर हो जाएंगे। अब एक और पॉइंट है, 4th डेफिनेशन में हमने ये कहा था किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम है 22.4 लीटर। ठीक है, अब वो 22.4 लीटर तो वो 1 मोल है, 1 मोल में एन मॉलिक्यूल है और उनका वेट कितना होगा, जो उसका वेट होगा ग्राम में। ठीक है, चलो, पर अगर मान लो हमें ये हो कि जो कंडीशन है वो एसटीपी ना दी हो, टेम्परेचर और प्रेशर एसटीपी कंडीशन के नहीं है, कुछ और हो, फिर कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसको भी अभी हम सोल्व करते हैं। तो देखिए जरा, ये उसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हम सिचुएशन को चेंज करेंगे। वो देखिए क्या होगी, एक न्यूमेरिकल ही करते हैं हम इसका, इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हमें। एक ही इस पूरे स्पेस के अंदर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम at 273 Kelvin temperature, at 273 Kelvin temperature and at 2 atm pressure। अब हमें देखो ये एसटीपी कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर तो हमें यहाँ कितना दे दिया 273 एसटीपी वाला है, पर प्रेशर तो एसटीपी वाला नहीं है। वॉल्यूम हमें इसका कितना दे दिया 350 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये एसटीपी कंडीशन नहीं है, क्योंकि एसटीपी कंडीशन के लिए टेम्परेचर 273 0 डिग्री और प्रेशर 1 एटीएम चाहिए, यहाँ तो 2 एटीएम है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है जो एक गिवन कंडीशन पर है, इन गिवन कंडीशन पर ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हमें एसटीपी कंडीशन पर बदलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखिए हम बिल्कुल आराम से इस न्यूमेरिकल को समझेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसका थोड़ा सा हिंट यहाँ ये दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट गिवन वॉल्यूम, जो भी हमें गिवन वॉल्यूम है, कन्वर्ट गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी वॉल्यूम by using ideal gas equation, by using आइडियल गैस इक्वेशन। इस न्यूमेरिकल को ऐसे स्टार्ट किया जाएगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर ही आएगी, पर मोल कंसेप्ट में इसका यहाँ यूज हो रहा है। तो देखो वो क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, V1 P1 T1 गिवन कंडीशन। वॉल्यूम गिवन कंडीशन का कितना है हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब, गिवन कंडीशन का प्रेशर 2 atm, गिवन कंडीशन का टेम्परेचर 273 केल्विन। और हमें अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसटीपी कंडीशन में कन्वर्ट करना है, तो उसका वॉल्यूम V2, प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2। ठीक है,
अब हमें ये नहीं मालूम कि ये जो वॉल्यूम गिवन कंडीशन पर 350 है वो एसटीपी पर जाकर कितना बनेगा, बट ये हमें मालूम है कि एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है 1 atm, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। नाउ अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसकी डेरिवेशन भी है जो स्टेटोमीटर के अंदर आएगी। P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। सारा डेटा इसके अंदर पुट करते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 atm, V1 की वैल्यू कितनी है 350 सेंटीमीटर क्यूब, P1 V1 बाय T1 की वैल्यू कितनी है 273 केल्विन। P2 V2 बाय T2, P2 की वैल्यू है 1 atm, ये है 1 atm, V2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और T2 की वैल्यू भी कितनी है 273 केल्विन। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास होगा इधर ये 273 केल्विन से 273 केल्विन कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं देखो V2 इज इक्वल टू 2 atm इंटू 350 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वो 1 atm इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो atm से तो atm कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 बाई 1 2 ही बचेगा, ये 2 350 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब V2 की वैल्यू आ गई, ये आ गया। अब इस बात का मतलब ये हुआ, यानी यहाँ V2 हमारे पास कितना आ चुका है, यहाँ V2 आ चुका है हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम इस कंडीशन पर इतना था वही वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर जाकर कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास, ये नोट कर लिया आपने, अब हमारे पास न्यूमेरिकल बदल चुका है, अब हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। यानी कि अब मैं ये कहूँगा वी हैव 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया, किस कंडीशन पर, एट एसटीपी कंडीशन। यानी हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया है एसटीपी कंडीशन पर। 350 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया इस कंडीशन पर हो, वो बन जाएगी 700 सेंटीमीटर क्यूब एसटीपी पर। क्वेश्चन बदल गया। अब हम इस पे तो मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना, कैसे, देखो हमने बताया था कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22,400 सेंटीमीटर क्यूब अगर अमोनिया का हो, ठीक है, तो वो 1 मोल है। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, N0 मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल में तो N0 मॉलिक्यूल है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर अमोनिया हो तो उसमें कितने हो जाएंगे, इतने सेंटीमीटर क्यूब में अगर N0 मॉलिक्यूल है तो 1 में कितने हो जाएंगे N0 बाई 22,400, इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड हमारी यही थी, ठीक है। अब कितने में निकालने हैं 700 सेंटीमीटर में, तो 700 में कितने हो जाएंगे N0 बाय 22,400 इंटू 700, इतने मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा क्राइटेरिया जो भी हमने अपना एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, इसको थोड़ा आगे और सोल्व कर लेते हैं। N0 की वैल्यू कितनी लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 22,400 इंटू 700 मॉलिक्यूल, ये 20 से 20 कैंसिल हुई, ठीक है।
7 भी इसको कैंसिल कर देगा, 7 इसको किस पे, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आती है 0.188 इंटू 10⁻23। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.88 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इस न्यूमेरिकल को एक बार शुरू से दोबारा चेक कीजिएगा, हमने कैसे फाइंड आउट किया है। देखो, जो वॉल्यूम किसी और कंडीशन पे था उसको हमने एसटीपी बदल लिया, और एसटीपी पे हमें मालूम है कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया, तो वो 1 मोल होगी, 1 मोल में एन नोट होंगे। इतने में अगर एन नोट है तो 1 में इतने होंगे, तो फिर 700 में कितने होंगे, क्योंकि 700 भी एसटीपी पे है, ठीक है। तो 700 में कितने होंगे वो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक बिल्कुल ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। ये कब यूज करनी है आइडियल गैस इक्वेशन को, ये तब यूज करना है जब हमें एसटीपी कंडीशन ना दी जाए, किसी और कंडीशन पर जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर एक बार हमें एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम मिल गया तो फिर वो हमारा मोल कॉन्सेप्ट के रूल को फॉलो करेगा। कौन सा रूल, 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, ठीक है। एक और हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं, स्पेशल न्यूमेरिकल। देखो, और उस स्पेशल न्यूमेरिकल से पहले एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है। फिर उसने कहा नाइट्रोजन एटम, ठीक है। फिर उसने कहा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फिर हमें एक और कंडीशन दी, एटॉमिक नाइट्रोजन, ठीक है। फिर हमें दी नेसेंट नाइट्रोजन। अब सब में नाइट्रोजन वर्ड तो यूज हो रहा है, पर इनके देखिए वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं। नेसेंट नाइट्रोजन, फिर हमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, ठीक है। नेचुरल नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एटम वगैरह ये हमें दे दी। इस टाइप से देखो सब में नाइट्रोजन यूज हो रहा है ना, पर इनके सबके आंसर कुछ कुछ अलग अलग हो सकते हैं। देखो, नाइट्रोजन का मतलब जिस फॉर्म में हमें नाइट्रोजन नेचर में मिलती है वो सिंपल, अगर हमने नाइट्रोजन बोलना तो वो N2 होगी। अब ये फर्स्ट और 7 एक ही बात है, नेचुरल नाइट्रोजन भी क्या है, N2 ही लिखना है इसको, ठीक है। और यहां हमें नाइट्रोजन एटम बोला है तो हमने इसको लिखना है N, ओनली एटम, एटम आ गया तो N। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का पूरा मॉलिक्यूल है N2, ठीक है। एटॉमिक नाइट्रोजन यानी एटम के, नाइट्रोजन के एटम की बात की जा रही है तो N, ठीक है। फिर नेसेंट नाइट्रोजन, नेसेंट नाइट्रोजन रिएक्टिव नाइट्रोजन वो एक ही बात है, ठीक है, वो भी N होगी। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2। तो इस टाइप से ध्यान रख लेना कि आपको कौन सी कंडीशन गिवन है, ठीक है। ये सारी कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं। ये सारी कंडीशन हमने दी, एक और हमारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखिए वो क्या है। इसने कहा डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट
वॉल्यूम ऑफ 1 molecule ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी बताई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम काउंट करना है। दूसरा, दो हमें सिचुएशन दे दी जाएंगी। कैलकुलेट डायामीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमें इसने एक ही न्यूमेरिकल में दो पार्ट कर दिए। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और ये है हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास वाटर ग्राम 1 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम वाटर का वेट 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ 1 ग्राम H2O हैज वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर, एक ही बात है। यानी 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर वाटर का वेट 1 ग्राम। ठीक है, और 1 मिलीलीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इसने हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इस चीज को अच्छी तरह से समझना। अगर ये चीज हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई तो फिर ये पहला न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होगा, इसने कहा कि 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखना जरा, अगर 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो अगर 18 ग्राम वाटर है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, 18 ग्राम वाटर है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, 18 ग्राम वाटर तो 1 मोल होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर का वेट कितना है, 18 है। किसी भी सब्सटेंस का जो वेट अगर उसे ग्राम में लिख देंगे तो वो 1 मोल हो जाएगा, यानी 18 ग्राम वाटर 1 मोल है। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस पे वो गैस वाली कंडीशन नहीं लगेगी जो फोर्थ डेफिनेशन, क्योंकि फोर्थ डेफिनेशन गैस के वॉल्यूम एसटीपी पे लगता था। ये तो वाटर तो लिक्विड है तो इसके लिए नहीं लगेगा। ठीक है, अगर अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वॉल्यूम होगा। वापस पॉइंट पे आते हैं, 1 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, तो फिर 18 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। एक का अगर एक है तो 18 का 18 ही होगा ना। 18 ग्राम वाटर जो कि 1 मोल है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली बात क्लियर हुई। इस उस पॉइंट को हमने इस बात से निकाला है। ठीक है, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 18 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 18 सेंटीमीटर क्यूब पर 18 ग्राम वाटर तो क्या है, 1 मोल है। ठीक है, अब यानी कि 1 मोल वाटर का वॉल्यूम इतना है, 1 मोल वाटर में मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, एन नॉट। एन नॉट अगर H2O के मॉलिक्यूल हैं हमारे पास तो उनका वॉल्यूम कितना है, 18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 मोल में का वॉल्यूम उतना है और 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एन नोट। एन नोट वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, हमने किसका निकालना है, 1 वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो जाएगा 18 बाय एन नोट सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, एक वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 18 बाय एन नोट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास, अब ये 18 बाय एन नोट हम सोल्व आउट कर लेंगे मैथमेटिकली। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसने दिया था हमारे पास, ये रहा सेकंड, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल का डायमीटर निकालो। ठीक है, अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल का डायमीटर। वैसे अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास लगभग दूसरा आंसर ही देखते हैं। एक वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, 18 बाय नोट।
जो वाटर है उसकी एक मॉलिक्यूल को स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, ठीक है। वाटर की एक जो ड्रॉप है उसको हम लगभग कैसा कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको हम स्फेरिकल कंसिडर करते हैं। तो और एक वाटर का जो स्फेरिकल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है, ठीक है। एक वाटर की ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और एक वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, 18/n0। कंपेयर हो जाएगा ना। ध्यान दोबारा देखिए, एक वाटर की जो हमने मॉलिक्यूल लिया है उसको हमने ऐसे दिखाया, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये क्या है, स्फेरिकल है। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल जो स्फेरिकल है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ये इसका रेडियस होगा, ठीक है। हमें इसका डायमीटर निकालना है। और अभी हमने निकाला था कि एक वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, 18/n0 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से देखो हमारे पास पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, और एन नोट भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ से हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी 18/n0 इंटू 3/4 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सिर्फ यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 18/n0 इंटू 3/4 सेंटीमीटर क्यूब होल पावर। देखो आर का क्यूब हटाया तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/3, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस, ये रेडियस निकल गया। पर हमें क्या चाहिए, डायमीटर पूछा था। डायमीटर किसके बराबर होगा, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18/n0 इंटू 3/4 सेंटीमीटर क्यूब पावर 1/3। अब ये देखो, ये एक मैथमेटिकल डाटा है जो हमने मैथमेटिकली सोल्व करना है, पर जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने न्यूमेरिकल था वो इस टाइप से सोल्व किया, ठीक है। एक बार फटाफट रिफ्रेश कर लेते हैं। इसने कहा डेंसिटी वाटर की ये है, इसका मतलब 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर 18 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब 18 ग्राम वाटर 1 मोल है, 1 मोल वाटर, उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, एन नोट मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक का कितना हो जाएगा, 18/n0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये एक वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया। एक वाटर का मॉलिक्यूल जिसे हम सफ़ीर मानते हैं, सफ़ीर का वॉल्यूम ये होगा, और उसी एक वाटर का वॉल्यूम ये है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आर का ट्वाइस कर देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 4 टाइप की डेफिनेशन मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जल्दी मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट के इसी टाइप से कुछ टिपिकल और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए गुड लक।